Hello everyone, myself Omen Kumar and welcome to my YouTube channel Educate. And today we are going to discuss biology for class 10th, chapter 1 life processes, and today's topic is transportation and composition of blood. Transport of material in animals. Animals are divided as unicellular and multicellular animals. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स को टू टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर मैनी सेल्स. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग मेथड अपनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों? Transport of material in unicellular animals. In unicellular animals such as amoeba, paramecium, etc., the major mode of transportation of material is diffusion. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके लिए जो मेन मोड है वो ट्रांसपोर्ट करने का वो डिफ्यूजन होता है. और डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, मूव करता है. सिंस ए वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एब्सेंट इन दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आफ्टर डिफ्यूजन द वाटर एंड फूड मटेरियल आर सर्कुलेटेड बाय द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द बॉडी. दिस इज नोन एज साइक्लोसिस. तो साइक्लोसिस होती है और उसमें आप देख सकते हैं फिगर में जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फूड मटेरियल एंड वाटर मूव करते रहते हैं और इसी को हम साइक्लोसिस बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स. डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू सपोर्ट द हायर एनिमल्स. अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द हायर एनिमल हैव ब्लड इन देयर बॉडीज. तो अगर यह मेथड्स मल्टी सेलुलर एनिमल में अपनाया जाए तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस हो सकता है. सो व्हाट आर द नीड? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्या ज़रूरत है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए. जैसा कि हमने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल के बने होते हैं. सब्सटेंस कैन मूव इन एंड मूव आउट फ्रॉम देयर बॉडी अक्रॉस बाई द बॉडी वॉल बाई सिंपल डिफ्यूजन. और सिंपल डिफ्यूजन से ही जो सब्सटेंस है वो इन और आउट करते हैं. बट यू नो दैट डिफ्यूजन प्रोसेस एलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ डिलीवरी ऑफ मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इन मल्टीसेलुलर लार्ज एनिमल. एनिमल बड़े हैं, लार्ज हैं, तो उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस काफ़ी नहीं है. इफ़ डिफ्यूजन ओनली टेक केयर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. हमारे लंग्स से ऑक्सीजन पहुंचने के लिए टोज जो हमारे हैं, पैरों के जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, वहाँ तक पहुंचने के लिए 3 साल का लंबा समय लग जाएगा. तो आप जानते हैं इतने लंबे समय में डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचेगी, इसलिए एक अल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए. We are really fortunate that we have a very efficient transport system to supply food. और हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है फूड की सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल की. द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज टू कैरी और ट्रांसफर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. तो इसका रोल क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का? कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर लाना, ले जाना. जैसा कि हम देखते हैं जनरल ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम जनरली देखें तो आप देखते हैं बहुत सारे हमारे व्हीकल हैं. जो कुछ व्हीकल ह्यूमन बीइंग को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ हमारे
जो गुड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं हैं, उनको लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना। इनके अलावा आपने देखा होगा लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, लैंड पर चलने वाले, सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिवर यानी वाटर में चलने वाले, और एयर में चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हैं। तो सभी का अपना रोल है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। अब हम लोगों यानी ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। द मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ हायर एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बींग इज ब्लड। तो ह्यूमन बींग में ब्लड ही सबसे मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यू हैव स्टडी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाई ब्लड। और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इन द लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तब। द ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था। इन ह्यूमन बीइंग ब्लड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्लड वेसल्स ओनली। और ये जो ब्लड है पूरी बॉडी में नहीं होता, ये केवल ब्लड वेसल्स में ही पाया जाता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन ओपन स्पेस एंड टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ के अंदर ब्लड नहीं होगा और ना ही ओपन स्पेस में होगा। ये केवल मिलेगा तो केवल और केवल ओनली ब्लड वेसल्स के अंदर ही होगा। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन इट्स रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, हम जानते हैं रेड होता है। वो क्यों रेड होता है, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी वजह से पूरे ब्लड का कलर रेड हो जाता है। एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। ब्लड इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, नंबर 1 प्लाज्मा एंड द नंबर 2 ब्लड सेल्स। यानी कि इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या होता है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड नोन एज प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है वही प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा इज पेल कलर्ड फ्लूइड मीडियम हैविंग स्लाइटली एल्कलाइन पीएच। यानी कि ये पेल कलर का होता है, मतलब येलो कलर का, हल्की येलो कलर का होता है, और उसका मीडियम एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक मीडियम होता है इसका। प्लाज्मा कंटेन 92% वाटर एंड 8% सॉल्यूट्स। प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है और 8% कुछ सॉल्यूट अदर्स जो मटेरियल है वो उसमें घुले हुए रहते हैं, उनको सॉल्यूट बोलते हैं। बाकी वाटर है जो कि सॉल्वेंट है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फूड एंड नाइट्रोजनस बेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन्स। अब जो प्लाज्मा है क्या क्या ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है अपने साथ, क्या क्या चीज़ें उसके साथ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है वो जाता है, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। डाइजेस्टिव फूड डाइजेशन में हमने पढ़ा था, इंटेस्टाइन के बाद एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, और ये फिर ब्लड के ज़रिए ही जाता है हमारी डिफरेंट सेल्स तक। और इसके अलावा हमारी सेल्स क्या करती हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकालती हैं। वो वेस्ट मटेरियल हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं और वो भी वापस ब्लड के ज़रिए ही आते हैं और एस्क्रीटरी सिस्टम द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि बनती है रेस्पिरेशन के दौरान, वो भी वापस आती है लंग्स तक। और कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, और वो अपनी अपनी साइट तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड काफ़ी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आर फाउंड फ्लोटिंग और सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो लिक्विड है उसके अंदर ही ये ब्लड सेल्स क्या करती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं या फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई रहती हैं। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड सेल्स आपके 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल एंड नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स, ये मिक्सचर आपको दिखाया गया है, कुछ और पिक्चर्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे।
इन सेल्स के बारे में। तो रेड ब्लड सेल्स, और इनके द्वारा एक पिक्चर के जरिए हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। ये एक वीडियो है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारी डिफरेंट टाइप की जो ब्लड सेल्स हैं वो मूव कर रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तैर रही हैं, फ्लोटिंग कर रही हैं, उसमें मूव कर रही हैं। तो डिफरेंट टाइप की आपको ब्लड सेल आपको इसमें नज़र आएंगी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, सभी तरह की इसमें सेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पिक्चर के जरिए भी हम देख सकते हैं, इन्हें हम RBCs बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पेसेल्स। ये इस तरह की होती हैं रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद WBC, वाइट ब्लड्स एंड प्लेटलेट्स मार्क विद ब्लू सर्किल। ब्लू सर्किल में आपको ये जो दिखाई गई हैं ये हमारी प्लेटलेट्स हैं, जो ब्लू सर्किल में आपको नज़र आ रही हैं पिक्चर में। ये रेड ब्लड सेल्स मीन्स RBCs आर मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल। न्यूमरस मतलब ज़्यादा मात्रा में होती हैं। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these RBCs, और इन्हीं की वजह से रेड कलर होता है। एक्चुअली RBCs हैव ए रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन दैम। इनमें होता क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन इज 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, मीन्स 12 to 18 ग्राम पर DL होता है of blood. Hemoglobin has a high affinity with oxygen, and oxygen is transported in the blood from lungs to various parts by hemoglobin. और सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो होती है, यानी मित्रता मान लीजिए, है ना, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की होती है, और इसी के ज़रिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है लंग्स से वेरियस पार्ट्स तक। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इन ह्यूमन बीइंग द मैच्योर RBC डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। तो इनमें किसी तरह का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। वाइट ब्लड सेल्स आर राइटली कॉल्ड सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सोल्जर हैं, सेना है, सैनिक हैं। एंड बॉडी एज दे फाइट, और ये लड़ाई करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, और ये हमें डिजीज से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, और इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट दीज वाइट ब्लड सेल्स ईट और एनगल्फ बैक्टीरिया बाई फैगोसाइटोसिस। एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, जिसमें एक पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेन है उसको निगल लिया जाता है। तो जो हम ये जो सेल्स होती हैं WBC क्या करती हैं, बैक्टीरिया वगैरह को भी निगल जाती हैं। जैसा कि अमीबा अपना फूड लेता है, पूरा फूड अपने ले लेता है, उसी तरीके से होता है। अनलाइक RBC वाइट ब्लड सेल आर न्यूक्लिएटेड, लेकिन हमारी जो ये वाली सेल्स हैं, जैसा कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन WBC में न्यूक्लियस होता है। दे मेक एंटीबॉडी ऑल्सो टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये एंटीबॉडी बनाती हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और थर्ड हमारी होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े मान लीजिए, ऑफ द सेल्स एंड नॉट रिगार्डेड एज ट्रू सेल। इनको हम ट्रू सेल्स में नहीं रखते हैं, ये केवल छोटे छोटे टुकड़े हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड के कोएगुलेशन करने में, मतलब क्लॉटिंग करने में, जमने में मदद करती हैं। अगर किसी को चोट लग जाती है, और चोट लगती ही ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो ब्लड को थोड़े समय बाद आप देखते हैं वो जम जाता है बाहर निकल के, और उसी को क्लॉटिंग बोलते हैं, कोएगुलेशन। इसको
ये कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर हमारा ब्लड नहीं जमता है, ब्लड वेसल्स में बहता रहता है, और जैसे ये ब्लड बाहर आता है तभी इसकी क्लॉटिंग होती है। बाई फॉर्मिंग क्लॉट प्लेट्स लेट्स हेल्प इन ए शीलिंग ए बाउंड। तो घाव अगर हो जाता है तो उसको ये ऑटोमेटिकली सील कर देता है, हमें छोटे मोटे घाव हैं उनको ये रोक देता है। व्हेन ब्लड oozes out from a cut, then platelets make a fibrous semi-solid plug to seal the bound। तो ये क्या करते हैं, एक सेमी सॉलिड प्लग बनाते हैं जिससे क्या होता है, वो हमारा सील हो जाता है पार्ट। तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जिनमें न्यूक्लियस भी आपको नज़र आएगा, प्लेटलेट्स, और ये तीनों ही आप एक साथ देख सकते हैं, और प्लाज्मा जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है। नाउ द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द फंक्शंस ऑफ ब्लड आर गिवन एज नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी इसका पहला फंक्शन है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। Following important substances are transported by the blood. Number 1, blood transport oxygen from the lungs to different parts of the body। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी लंग्स से ये ले जाता है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। सेकंड, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द लंग्स एल्वियोलाई, और ये CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है कहाँ, बॉडी की सेल्स में, वहाँ से इसे ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ के लिए, लंग्स के लिए, और लंग्स में जो एल्वियोलाई है वहाँ पर के लिए। थर्ड, ब्लड ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो इंटेस्टाइन से फूड डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब जो हुआ था उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेल्स है ना, बॉडी में जितनी सेल्स हैं वहाँ पहुँचाया जाता है। ब्लड ऑल्सो कैरी हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी ले जाता है। द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, किसी तरह की डक्ट नहीं है, फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन टू डिफरेंट टारगेट ऑर्गन। तो ये वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, क्योंकि ये अपना सीक्रेशन जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन अपना सीक्रेशन ब्लड में डालती हैं, और ब्लड के जरिए ही वो अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है। फिफ्थ, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट इज प्रोड्यूस इन द लिवर। यूरिया एक हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट बोला जाता है इसको। ये लीवर में बनता है, एंड फ्रॉम देयर इट इज टेकन बाई ब्लड टू किडनी फॉर इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन, और ये बाद में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ के लिए, किडनी के लिए। तो किडनी तक ये ब्लड ही ले जाता है इस प्रोडक्ट को, और उसके बाद एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, यूरिन बनती है। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो कुछ हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। एंड लास्ट, प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड का कुछ एक फंक्शन प्रोटेक्शन का भी होता है ना, ब्लड हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम भी करता है। जैसे वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द ब्लड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज बाई किलिंग जर्म। हमारी बॉडी में अगर जर्म ने अटैक कर दिया है तो उनको मारते हैं WBCs। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, देयरफॉर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लड लॉस ड्यूरिंग एन इंजरी। और जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो अगर इंजरी हो जाती है किसी तरह की दुर्घटना से, हमारे बॉडी में इंजरी होती है, तो ब्लड को बहने से रोकती है, क्योंकि वो क्लॉटिंग कर देती है, ब्लड को जमा देती है, बाहर नहीं निकलता ब्लड वहाँ से। ब्लड हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होता रहता है पूरी बॉडी में, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग में जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इन ह्यूमन बीइंग,
एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज another ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ये किस तरह से वर्क करता है लिम्फेटिक सिस्टम, और उससे पहले हमें सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जिनमें कि आपका हार्ट, वेन एंड आर्टरीज आती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।